गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द ओजस्वात आईएएस एकेडमी। सो संडे के सीरीज में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जियो पॉलिटिक्स ऑफ साउथ चाइना सी, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और ये रीज़न काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। रिकरेंटली ये न्यूज़ में रहता है, तो हम देखेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, क्या इशू है, क्या इसका बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल पॉइंट क्या है, इंडिया का इसमें क्या रोल हो सकता है और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। सो करेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि चाइना अभी अपनी प्रेजेंस लगातार इस साउथ चाइना सी के अंदर इंक्रीज किए जा रहे हैं। हालांकि वर्ल्ड जो है वो इस ग्लोबल कोरोना वायरस पेंडेमिक से परेशान है, लेकिन इस बीच भी चाइना को सिर्फ इसी चीज़ में बिजी रहना पसंद आ रहा है कि वो कभी इंडियन टेरिटरी पे अपना क्लेम दिखा रहा है, कभी एलएसी पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और साउथ चाइना सी के अंदर भी उसका इसी तरीके से डिस्प्यूट चल रहा है। एंड इस एंगल के अंदर यूएसए का इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से ये और ज़्यादा इशू इंटेंसिफाई हो रहा है क्योंकि यूएसए बीजिंग का कोई भी मैरीटाइम क्लेम इस साउथ चाइना सी के ऊपर वो रिजेक्ट करता है, जिस तरीके से चाइना उसको पोर्ट्रे करता है। एंड इसी इशू की वजह से काफ़ी सारी साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में डिस्प्यूट चल रहे हैं चाइना के। सो रीसेंट इशू ये है कि चाइना अभी फोकस कर रहा है टू डिस्प्यूटेड आर्चिपेलागो जो है साउथ चाइना सी के अंदर, और दोनों ही आइलैंड के नाम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्पार्टले आइलैंड्स एंड पार्शल आइलैंड्स। लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं, अपर साइड में है पार्शल आइलैंड एंड नीचे है स्पार्टले आइलैंड, और ये प्रेजेंट है बिटवीन द टेरिटरीज ऑफ वियतनाम एंड फिलीपाइन। सो इशू इस वजह से ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है क्योंकि बीजिंग ने यूनिलैटरली अराउंड 80 आइलैंड्स को और कुछ जोग्राफिकल फीचर्स को रीनेम किया है कि ये उसका एरिया है, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म चाइना को झेलना पड़ रहा है। और यूनिलैटरली ये डिसीजन है, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ है, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, आसपास की कंट्रीज़ के साथ में कोई भी बातचीत नहीं हुई है। इन्होंने अपने आप ही इस एरिया को अपना क्लेम दे दिया। सो ऐसी क्या चीज़ है जिस वजह से साउथ चाइना से इतना ज़्यादा डिबेट में रहता है, इतना क्या इंपॉर्टेंस है इस एरिया का, वो हम देखते हैं। तो साउथ चाइना सी की जो लोकेशन है वो एक मार्जिनल सी है और जो एक पैसिफिक ओशन का पार्ट है, और ये एक्सटेंड होता है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ट्रेड का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, और ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से स्ट्रेट ऑफ ताइवान तक फैला हुआ है। और टेरिटोरियल कंट्रीज़ की अगर बात करें तो इसके अंदर चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये सब कंट्रीज़ इसके अंडर आती हैं। नाउ यहाँ आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आसियान के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो ये काफ़ी ज़्यादा बिजी इंटरनेशनल वाटरवे है जिसका अभी फ़िलहाल ग्लोबल ट्रेड है वो वर्थ माना जा रहा है मोर देन 5 ट्रिलियन US डॉलर। यानी इंडिया जो अभी एस्पायर कर रहा है अपनी इकोनॉमी बनाने का, उतना उससे ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड तो यहाँ से हो रहा है, एंड ये नंबर इंक्रीज हो रहा है। साथ में ये बहुत ही रिच सोर्स माना जा रहा है हाइड्रोकार्बन्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज का। तो कोई भी कंट्री यहाँ से अपना क्लेम रिवर्स नहीं करना चाहती। देन साउथ चाइना सी डिस्प्यूट की अगर बात करें तो साउथ चाइना सी जो है वो एक एरिया है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ग्रो हो रहा है, और कारण उसके टेरिटोरियल क्लेम है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इस वजह से अलग अलग अपने अपने वो व्यूज़ दे रहे हैं कि ये टेरिटोरियल क्लेम उनके अंडर है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मैसअप हो रहा है। और जिस तरीके से स्पार्टले और पार्शल जो आइलैंड्स है जिसको अभी चाइना ने अपना क्लेम दिया है, तो सिर्फ चाइना ही नहीं, जैसे स्पार्टले आइलैंड के ऊपर ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, चाइना, मलेशिया ये सब क्लेम करते हैं, इसी तरीके से पार्शल आइलैंड्स के ऊपर भी चाइना, वियतनाम एंड ताइवान ये क्लेम करते हैं। सो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंट्रीज, आइलैंड्स और स्टेट, इन सब के जो मेजर हैं वो नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि ये आइलैंड्स पूछ सकते हैं।
नाउ अब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं साउथ चाइना सी डिस्प्यूट का। तो अगर बात करें फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, तब तक इस सी के अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, काफ़ी शांत सिचुएशन थी। इनफैक्ट जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ तब तक भी कोई एक सिंगल आइलैंड ऐसा नहीं था जिसके ऊपर किसी भी कंट्री ने कोई क्लेम दिखाया हो, या फिर पूरे साउथ चाइना सी के ऊपर शांति थी, कोई ऐसा टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चाइना ने क्लेम करना शुरू किया साउथ चाइना सी के ऊपर 1947 के अंदर किया। उसके बाद में इसने शुरू किया कि इसने यू शेप लाइन डिमार्केट कर दिया एंड इसको उसने 11 डैश अपने मैप के ऊपर शो कर दिया। लेटर ऑन 2 डैश उसने रिमूव कर दिया क्योंकि उसको अपने जो नॉर्थ वियतनाम है, जो कि एक कम्युनिस्ट कॉमरेड था उसको फेवर करके दिखाना था। तो अभी इसको 9 डैश लाइन स्ट्रेच बोला जाता है। तो ये टर्म भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर साउथ चाइना सी की हम बात कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो यू शेप की लाइन है जिसको 9 डैश लाइन अभी कह रहे हैं, तो ये कवर करती है ऑलमोस्ट 90% ऑफ साउथ चाइना सी। यानी चाइना ये नहीं चाहता कि किसी भी कंट्री का इसके ऊपर ज़्यादा क्लेम हो, सारे रिसोर्सेज बस उसे मिल जाए। लेटर ऑन हुआ क्या कि 1960s के अंदर ह्यूज रिजर्व ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस इनकी डिस्कवरी हो जाती है और ये सारी चीज़ें किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसकी इकोनॉमी सुधारने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और पूरा सिस्टम री एनर्जाइज करने के लिए। तो इस वजह से इसकी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई और उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी ये इन्वेंट नहीं हुआ था, ये फोर्स में आया 1994 के अंदर और ये डिस्कवरी हुई है 60s के अंदर। और ये जो कन्वेंशन था उससे थोड़ा लीगल पर्सपेक्टिव दिया गया कि कहाँ तक किस कंट्री की बाउंड्री होनी चाहिए या क्या क्लेम उसको करना चाहिए, इस तरीके के रूल्स इसके अंदर आए थे। लेकिन ये कन्वेंशन साइन और रेटिफाई करने के बावजूद भी बहुत सारी कंट्री अपने अपनी तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं और अपने अपने लीगल क्लेम इस एरिया पे दिखाते हैं। और इस बीच काफ़ी कोशिश भी की गई, काफ़ी डिक्लेरेशन करने की कोशिश की, कुछ सबमिट्स करने की कोशिश की, जिसके अंदर कोशिश किया जा रहा था कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट को ख़त्म किया जाए और शांति वहाँ पे स्थापित की जाए। लेकिन इतना ज़्यादा वो सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि चाइना 9 डैश लाइन को ऑफिशियल मानता है, उस चीज़ को लीगल मानता है और बाकी कंट्रीज़ को ऑब्वियसली उससे प्रॉब्लम होगी। तो ये मेजर डिस्प्यूट का रीज़न है। लेटर ऑन पीसीए यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि हेग के अंदर है और जो कि यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है, ये डिफरेंट है फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसने कुछ रूलिंग दी, कुछ इम्प्लीकेशन उसके थे, जैसे कि चाइना और फिलीपींस के बीच में एक जगह को लेके दोनों ने क्लेम किया था और उसका नाम था स्कारबॉग शॉल, जिसकी लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं। ये पास में है फिलीपींस के और चाइना से थोड़ा दूर है। स्टिल चाइना और फिलीपींस दोनों इस पे क्लेम करते हैं। लेटर ऑन इन क्लेम्स की वजह से टेंशन इंक्रीज हो जाती है और एक स्टैंड ऑफ ब्लडलेस था, हालांकि वो हो जाता है बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस इस एरिया से रिलेटेड इन 2012। देन इसके अंदर जो चाइना है वो गेन कर लेता है डी फैक्टो कंट्रोल ओवर दिस रीजन और ये रीजन फिशिंग से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये मामला फिर जाता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर, जब 2013 के अंदर ये मामला रेज किया गया अगेंस्ट चाइना और एलिगेशन फिलीपींस ने ये लगाई कि चाइना जो है वो वायलेट कर रहा है फिलीपींस की सॉवरेनिटी अंडर 1982 का जो कन्वेंशन था द लॉ ऑफ द सी, इसको वो वायलेट कर रहा है। देन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी रूलिंग दी थी कि जो चाइना का क्लेम है, यानी इतना ज़्यादा वो एरिया अपना क्लेम कर रहा है, 90% ऑफ साउथ चाइना सी एरिया, वो इलेजिमेट है, यानी कि उसका कोई बेस नहीं है, लीगल कोई बैकिंग उसको नहीं मान सकते। क्योंकि जब इस एरिया के अंदर इतनी सारी कंट्रीज हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने एरिया के अंदर चाइना इतना क्लेम नहीं कर सकता। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये जो था उसने भी इस चीज़ को गलत माना। बट यहाँ भी चाइना अपनी ही चलाता है और वो रिजेक्ट कर देता है इन रूलिंग्स को, और चाइना जो है वो इस रूलिंग को नहीं मानता और प्रिफर करता है कि वो बायलैटरल नेगोशिएशंस रखे डिफरेंट पार्टीज के साथ में। लेकिन उसके नेबर्स भी कहीं ना कहीं चाइना को एक विलन कंट्री की तरह देख रहे हैं
और चाइना पे ज़्यादा ट्रस्ट है भी नहीं उनको। देन बात करते हैं आसियान एंड साउथ चाइना सी की। तो आसियान में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, वो क्वेश्चन मैं आपसे ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये जो एसोसिएशन बनाई गई, उसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे उनमें से एक ये था कि रीजनल डिस्प्यूट्स जो हैं इस एरिया में, साउथ चाइना सी में, उसको पीसफुली रिजॉल्व करने का काम करेगी ये एसोसिएशन। बट इतने साल बाद भी अगर ये प्रॉब्लम इसी तरीके से चल रही है तो कहीं ना कहीं ये जो एसोसिएशन है वो फेल हो रही है अपना जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था उनको कंप्लीट करने में। और ये इशू सॉल्व नहीं होगा तो इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस एसोसिएशन की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। नाउ साउथ चाइना सी के अंदर यूएस का एंगल भी इंक्रीज होता जा रहा है। अब यूएस यहाँ पे कोई क्लेम नहीं कर रहा है कि साउथ चाइना सी के ऊपर उसका क्लेम है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी टेरिटरी उस एरिया के अंदर नहीं है। लेकिन जो क्लेम है वो नहीं कर रहा है। लेकिन चाइना जिस तरीके से असर्टिव एक्शन दिखा रहा है, वो छोटी छोटी कंट्रीज पे ऊपर इस तरीके से दबदबा जमा रहा है, और अगर वो इमर्ज होता है तो उसके बाद में वो यूएस की हेजेमनी को ही शेक करेगा। तो यूएस नहीं चाहता कि चाइना उभर के इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे यहाँ से कि वो कल को यूएस को प्रॉब्लम लगे। तो बार बार यूएस भी इसी चीज़ पे फोकस करता है, इसी चीज़ पे स्ट्रेस देता है कि फ्री नेविगेशन होना चाहिए कॉमर्शियल वेसल्स का इन साउथ चाइना सी, क्योंकि ये बहुत ही वाइटल ट्रेड रूट है फॉर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। और इसीलिए वो यहाँ पे जॉइंट मिलिट्री पेट्रोलिंग भी चाहता है, इनफैक्ट की है फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ में। और यूएसए जो है वो इंक्रीज भी कर रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट अपना, ताकि मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है आसियान की या साउथ ईस्ट एशियन की, ईस्ट एशियन कंट्रीज की, वो स्ट्रेंथन हो और चाइना बार बार इनको आंखें ना दिखाए छोटी कंट्रीज समझ के। तो वो कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट दिखा रहा है इन कंट्रीज को ताकि चाइना को न्यूट्रलाइज किया जा सके। देन इंडिया एंड साउथ चाइना सी की अगर बात करें तो इंडिया जो है वो हमेशा से इस तरीके से रहा है कि वो किसी और के इशू के अंदर अपनी बिना वजह के इंटरफेरेंस नहीं करता। यानी पहले इंडिया ने ना ही कोई ऐसी पोजीशन ली इस डिस्प्यूट के अगेंस्ट में, ना ही किसी की साइड ली। लेकिन अभी जैसे जैसे धीरे धीरे इंडिया की भी टाइज इंक्रीज हो रही हैं साउथ ये ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम अपना रहे हैं, तो इंडिया बिल्कुल न्यूट्रल अब नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं इंडिया को इस पर स्टैंड क्लियर नहीं तो थोड़ा उसको स्टैंड लेना पड़ेगा। तो अब इंडिया इनडायरेक्टली स्टार्ट कर दिया उसने भी कंसर्न रेज करना कि ये जो चाइना की इलिजिबेट क्लेम्स हैं साउथ चाइना सी के ऊपर ये गलत हैं, और जिस तरीके से रेजोल्यूशन किया जाएगा इस एरिया के अंदर वो बाद में पूरे इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ का एक तरीके से फ्रेमवर्क बन जाएगा। और जब हेग ट्रिब्यूनल का जो वर्डिक्ट आया था साउथ चाइना सी के लिए, तब इंडिया ने कोशिश की थी एक प्रिंसिपल स्टैंड लेने की कि ये जो इशू है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, कमर्शियल एक्सेस जो एंश्राइंड है यूएन सिलोज यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, क्योंकि हमेशा का इंडिया का स्टैंड क्लियर रहा है कि इंडिया ने इंटरनेशनल जो लॉ हैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट किया है, और वो हमेशा इसी चीज़ को ही फेवर करने की कोशिश करता है कि इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट किया जाए और सभी कंट्रीज़ को उसके साथ में चलना चाहिए। और इस वर्डिक्ट के बाद भी इंडिया ने यही कोशिश की थी कि इसके वर्डिक्ट को माना जाए। इसी के साथ में चाइना ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, लेकिन इंडिया जो है उसने कंटिन्यू रखा है ऑयल एक्सप्लोरेशन इन वियतनाम इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो आता है 200 नॉटिकल माइल्स तक इन साउथ चाइना सी। तो यहाँ पे इंडिया ने अपना ऑयल एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू रखा है, और ये करता है ONGC विदेश लिमिटेड, और ये ऑयल फिर वो सप्लाई करता है वियतनाम को। सो यहाँ देख रहे हैं कि इंडिया और US यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपना इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज कर रहे हैं। हालांकि डायरेक्टली ये चीज़ उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट के अंदर नहीं आती है, बट चाइना को न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। नाउ लास्ट में वे फॉरवर्ड्स देख लेते हैं। सो स्टार्टिंग में जो साउथ चाइना सी इतना पीसफुल रहा, जहाँ पे प्रॉब्लम ना के बराबर थी, लेकिन रीसेंट पास में इस तरीके के एविडेंसेस हुए हैं, इस तरीके के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सिविलियन सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग कंडीशन में आ गए हैं।
और साथ में आर्टिफिशियल आइलैंड्स का भी कंस्ट्रक्शन किया गया है जो कि इलीगल है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी बनाए गए हैं क्योंकि ये आइलैंड्स जो हैं वो काफ़ी फ्रेजाइल सिचुएशन के हैं। अदरवाइज दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यहाँ बनाए गए हैं बाय द चाइना, और इस वजह से इस एरिया के अंदर ना सिर्फ इकोनॉमिक बल्कि सिविल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी इंक्रीज हो रही हैं। सो इसलिए ज़रूरी है कि चाइना जो अपनी पावर बार बार इंक्रीज कर रहा है उसके ऊपर एक चेक होना चाहिए, उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए कि वो जो इंटरनेशनल लॉज हैं, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो रहे हैं, कन्वेंशन हो रही है, उसकी रिस्पेक्ट करे। और अगर ये चीज़ एग्रीमेंट में आई हैं या फिर ट्रिब्यूनल ने कोई वर्डिक्ट दिया है तो उसके साथ सभी कंट्रीज़ को अबाइड होना चाहिए। और इसी के साथ में पीसफुल बायलैटरल और मल्टीलैटरल टॉक्स की ज़रूरत है। नेगोशिएशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्रेशन और वार फाइनली ये चीज़ें किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन निकल सकता है बायलैटरल टाइज से भी और मल्टीलैटरल टॉक्स से भी, लेकिन डिप्लोमेटिकली और पीसफुली। सो दैट्स ऑल इन आवर टुडेज लेक्चर. I hope you like it and subscribe our channel and press the bell icon to get the latest update of the videos. And stay safe, stay healthy, have a nice day and thank you.